हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग MARD प्रोग्राम के MRDE 003 पेपर के चैप्टर 2 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है संक्षिप्त टिप्पणी। जितने भी इम्पोर्टेंट संक्षिप्त टिप्पणी है उसको आज आप लोगों के सामने एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो भी संक्षिप्त टिप्पणी में इम्पोर्टेंट लगा वो मैं एक एक करके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह सन 1757 में बंगाल में ब्रिटिश राज की स्थापना, आर्थिक नीतियों के प्रति एवं किसानों के दयनीय स्थिति को देखते हुए यह विद्रोह स्टार्ट हुई थी। अगर सही अर्थ में कहा जाए तो वर्ष 1970 के अकाल और स्थानीय लोगों के पवित्र स्थलों पर जाने की पाबंदी ने मिलकर सन्यासियों को भड़का दिया था और सन्यासी विद्रोह हो गया था। भूख से मरते किसान, बेदखल जमींदार और निकाले गए सैनिक जो होते हैं, वो भारतीय संख्या में सन्यासियों के साथ गए। मतलब अगर क्या कहा जाए, सन्यासी विद्रोह में सन्यासी ही सिर्फ इस विद्रोह का पात्र नहीं रहा, बल्कि सन्यासियों के साथ साथ उनके सपोर्ट में किसान आगे, जो कि जमींदारों के द्वारा शोषित होते थे, उसके साथ ही यहाँ के कुछ सैनिक भी आ गए थे। और सन्यासियों को इसमें बहुत ज़्यादा बल मिला था। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि एक तरह से वे समांतर सरकार को चलाने को लगे थे। मतलब वो समांतर सरकार के जैसा ही वो कार्य करने लगे थे, उनके विरुद्ध सब कार्य करने लगे थे। और 1773 ईस्वी में अंग्रेजों को सन्यासियों के हाथों एक और जबरदस्त हार का सामना करना हुआ। मतलब अंग्रेज को उनको पराजित करने के लिए सन्यासियों का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा और सन्यासी विद्रोह एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। हाँ, यह विद्रोह लगभग लगभग 18वीं सदी के अंत तक चलता रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह जो है वहाँ हमारे किसान के जो भूमि सुधार भूधृति आंदोलन में है, उनके साथ साथ स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के साथ साथ सन्यासी विद्रोह का रोल हमारे देश को आजाद करने में भी बहुत ज्यादा रहा है। दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो है कि कोल विद्रोह। आखिर कोल विद्रोह क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो भारत में हुए जनजाति विद्रोह में कोल विद्रोह का अपना एक अलग महत्व है। यह दीर्घ काल तक चलने वाले आंदोलनों में से एक है। मतलब कोल विद्रोह मुख्यतः जनजाति विद्रोह से संबंध रखता है। यह विद्रोह बाहरी लोगों को भूमि का हस्तांतरण करने की अंग्रेजी नीति के खिलाफ हुआ था। छोटा नागपुर का कोल अपने मुखिया की जमीन सिख तथा मुस्लिम किसानों जैसे बाहरी लोगों को हस्तांतरित करने को लेकर गुस्सा हो गए थे। यह विद्रोह मुख्यतः छोटा नागपुर में हुआ था, जो कि उन लोगों के मतलब आदिवासियों की जमीन को दूसरे धर्म के या फिर समुदाय के लोगों को दिया जा रहा था, जैसे सिख या मुस्लिम किसानों जो कि बाहर के थे। उसी गुस्से को लेकर इस विद्रोह का शुरुआत किया गया था, जो कि कोल विद्रोह के नाम से प्रचलित हुआ। यह विद्रोह मुख्यतः रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मनभूम के पश्चिमी हिस्सों में फैला था। मतलब अगर कहा जाए तो मुख्यतः रूप से यह विद्रोह झारखंड में ही हुआ था। तीसरा पॉइंट है जिसमें संक्षिप्त टिप्पणी निकला है, वो है भील विद्रोह। भील विद्रोह क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो खंडेश में मजबूत ठिकाने वाले, दैट मीन्स पश्चिमी घाटों के निवासी और आदिवासी जनजाति, मतलब यह भी विद्रोह कोल विद्रोह के ही समांतर जनजाति विद्रोह से ही संबंध रखता है। मतलब पश्चिमी घाटों के निवासी और आदिवासी जनजातियों ने सन 1817 और 1819 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी थी। मतलब यह जनजाति जो विद्रोह है, यह किसके खिलाफ थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। कृषि संबंधी परेशानियां तथा नए शासन में बदतर हालत की आशंका इस विद्रोह का कारण बना। उन लोगों को लगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अगर बगावत नहीं किया जाता है तो हमारी जो परेशानी है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारा हालत जो है वो बदतर हो जाएगा। इसी के खिलाफ जो है वहाँ के आदिवासी, जो पश्चिमी घाटों के आदिवासी थे, वो भील विद्रोह का जो है वो शुरुआत किया। और इस प्रकार भील विद्रोह हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही हुआ था। चौथा पॉइंट है चंपारण नील सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपका जो आने वाला एग्जाम है इग्नो में वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जरूर करें।
चंपारण नील सत्याग्रह क्या है? तो ये अगर देखा जाए तो ये यूरोपीय बागान मालिकों ने बिहार के चंपारण जिले के जोतदारों को बाध्य किया था कि वे अपने जोत के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करें। ये एक प्रकार से उसे मजबूर किया गया था कि अगर आपको खेती करना है तो उसमें आपको नील की खेती करना बहुत ही करना ही पड़ेगा। ये एक तरह से उसे बाधित किया गया था। इसी के इसी के विरोध में ये नील विद्रोह का आंदोलन किया गया था, जिसे लोग तीन कठिया व्यवस्था भी कहते हैं। अगर कहा जाए कि तीन कठिया व्यवस्था क्या है, तो तीन कठिया व्यवस्था जो कि बिहार के चंपारण जिला में नील की खेती के विरोध किया गया था वो है। और ये जो व्यवस्था है जो अंग्रेजों द्वारा थोपा गया था किसानों को, ये इस व्यवस्था को हम लोग तीन कठिया व्यवस्था भी कहते हैं। अगर तीन कठिया व्यवस्था के बारे में है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़े स्थानीय जमींदारों ने ठेकेदारी पट्टे ले लिए और लेने वाले यूरोपीय बागान मालिकों किसान को इस बात के लिए मजबूर करते थे कि वे अपने भूमि के हिस्से में अलाभ अलाभप्रद कीमतों पर नील की खेती करें। अगर उनको नील की खेती करके अगर लाभ भी नहीं होता है, फिर भी उसे मजबूरी में नील की खेती करना पड़ेगा। इस प्रकार उसे मजबूर किया गया था। और अगर किसान नील की खेती के दायित्व को छूट चाहते हैं तो उनका लगान बढ़ा दिया जाएगा। अगर कोई किसान नील की खेती नहीं करना चाहते हैं तो उनका क्या किया जाएगा, लगान को बढ़ा दिया जाएगा। 1917 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया और किसानों की शिकायतों की विस्तृत जांच और समाधान की मांग की। और यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया और यह नील खेती के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया, जो कि आगे जाकर चंपारण नील सत्याग्रह 1917 के नाम से जाना गया। यह एक और यह जो है यह बिल्कुल जमींदारों के द्वारा जो नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था उसके विरुद्ध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसान आंदोलन। आखिरकार किसान आंदोलन जो है वो क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। किसान आंदोलन तो 20वीं शताब्दी में किसानों की बदहाली निम्नलिखित कारणों से देखने को मिली है। जैसे अगर अगर देखें तो अनेक क्षेत्रों में भूमि पर दखल अधिकारों का अभाव, मतलब अगर देखा जाए कि भूमि में भी किसानों का अधिकार भी नहीं रहता था। दूसरा अगर देखा जाए जमींदारों द्वारा जजिया उपकरणों और जबरन मजदूरी और बहुत ज्यादा लगान की वसूली। दूसरी बात है जमींदारों द्वारा उसे सताया जाता था, जमींदारों द्वारा उन लोगों से ज्यादा कर लिया जाता था। ये भी एक कारण रहा है किसान आंदोलन का। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भूमि राजस्व में निकटकालीन वृद्धि, अगर देखा जाए तो कभी कभी उन लोगों का लगान बढ़ा दिया जाता था। जो हमें सालाना वार्षिक रूप से जो अपने जमीन का राजस्व दिया जाता था उसे बढ़ोतरी कर दिया जाता था। गांव में जमींदारों अथवा महाजनों के प्रति भारी कर्जदारी, और इस प्रकार किसानों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाते थे, क्योंकि उनका लगान बहुत ज़्यादा होता था। जितनी खेती होती थी उनका उसका भुगतान उन खेतों के अनाज से नहीं होता था। और इस प्रकार क्या होता था, उसका जो लगान है कभी कभी जमींदारों द्वारा बढ़ाया जाता था। यह भी एक कारण रहा है किसान आंदोलन का। तो इन कारणों के साथ प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने से किसानों की परेशानी, और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध जो है वो छिड़ गया था, जिससे किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। खाद्यान्नों की कीमत में भारी बढ़ोतरी हो गई थी उस टाइम, जिससे गरीबों की कीमत पर जो गरीबों को जिसमें जो अनाज मिलता था उसकी कीमतों पर बिचौलियों और व्यापारियों ने भी बहुत फायदा उठाया। मतलब आखिरकार कहा जाए तो यहाँ पे गरीब किसान आंदोलन का कारण रहा कि बिचौलियों का आना, जिससे कि किसानों को ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, बिचौलिया उसमें ज़्यादा लाभ कर लेते थे। इसके विरुद्ध भी किसान आंदोलन रहा। तो मुख्यतः किसान आंदोलन का कारण जो रहा वो है जमींदारों के विरुद्ध, अधिक लगान के विरुद्ध। ये लगभग 20वीं शताब्दी में हुआ था। ये सभी जितने भी पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनको आपको विस्तार रूप से लिखना है, और उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।